अपनी बूढ़ी माँ को जान से मारने के लिए बेटे और बहू ने एक प्लान बनाया, लेकिन जो प्लान उन्होंने बनाया था वह फेल हो गया था, क्योंकि उसी समय अर्पित की बड़ी बहन घर आ गई थी। उसने अपने भाई और भाभी की सारी बातें सुन ली थी और उन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और चुपके से उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के आते ही उन्होंने रिकॉर्डिंग पुलिस को सबूत के तौर पर दे दिया था। श्वेता ने अपने भाई और भाभी की असलियत सबके सामने लाकर रख दी थी। यह सब हुआ था श्वेता की सूझबूझ और समझदारी से। पिंकी ने अपने पति अर्पित से कहा, पिताजी तो कब भगवान के पास चले गए, अब उस बुढ़िया को भी उनके पास भेज देते हैं, फिर हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। कह देंगे कि पिताजी के मरने के सदमे में मम्मी जी भी दुनिया छोड़कर चली गईं और फिर ना ही हमें आपकी बहन श्वेता का डर रहेगा और ना ही किसी और का। फिर उसने अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाया और खिचड़ी में जहर डाल दिया। जब पिंकी अपनी सास सावित्री जी को खिचड़ी खिलाने लगी, तब अचानक से अपनी ननद श्वेता के हाथ से अपने गाल पर थप्पड़ पड़ने से पिंकी धम से जमीन पर गिर गई। अचानक श्वेता को देखकर पिंकी हैरान रह गई। श्वेता बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आपने मेरी माँ की खिचड़ी में जहर मिलाया है। श्वेता के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अर्पित भी अपनी माँ के कमरे में आ गया और अपनी बहन को अचानक देखकर सकपका गया। फिर खुद को संभालते हुए अर्पित बोला, श्वेता दीदी, आप तो कल आने वाली थी ना, आपको नहीं पता था, परंतु मैं आज ही सुबह कनाडा से यहाँ पहुँच गई थी अपने घर। तुझे और भाभी को बात करते हुए मैंने सुन लिया था और मैंने आपकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर ली हैं। पिताजी ने मुझे अपने जाने से एक दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तभी मैं आनन फानन में अपने घर के लिए रवाना हो गई थी, परंतु फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वरना मैं तो पिताजी के अंतिम संस्कार वाले दिन ही आ जाती। फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों से झूठ कह दूं कि मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी, जिससे कि मैं आपके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूं और तुम दोनों पर कानूनी कार्रवाई कर सकूं। मुझे पिताजी ने घर की दूसरी चाबी भी दे रखी थी कि मैं जब भी कनाडा से घर आऊं, अगर तुम सब परिवार वाले घर पर ना हो तो मुझे घर का दरवाज़ा खोलने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा तो तुम लोग माँ को जान से मारने की प्लानिंग बना रहे थे। तभी श्वेता का भाई अर्पित बोला, श्वेता दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए श्वेता ने एक तमाचा अपने भाई अर्पित के गाल पर भी जड़ दिया। उसका ऐसा रूप देखकर अर्पित तो जैसे अपने होश खो बैठा। श्वेता बोली, भाभी तो पराए घर से आई थी, परंतु तू तो अपना ही था ना। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। कितने प्यार से तुझे माँ पिताजी ने पाला था, दिन रात एक करके एक एक पाई इकट्ठा करके तुझे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अच्छी पढ़ाई कर सके और फिर तेरी पसंद की लड़की से तेरी शादी भी करा दी। मैं तो पिंकी को उसी दिन समझ गई थी जिस दिन हम पहली बार इसको देखने गए थे। अपने पिता की अमीरी की बड़ाई कर रही थी, जैसे कि सब कुछ इसका ही हो। मैंने माँ से कहा था कि लड़की अर्पित के लिए ठीक नहीं है, परंतु माँ ने मेरी एक बात ना मानी और कहा कि अर्पित को यह लड़की पसंद है तो उसकी शादी उससे होगी। अर्पित अपने पैरों पर खड़ा है, परंतु वह कहाँ जानती थी कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा।
अर्पित, सब कुछ तुम्हारा ही तो था, पर तूने उनकी सारी जमा पूंजी और घर अपने नाम करके उनसे उनके बुढ़ापे की 2 इज्जत की रोटी तक को भी छीन लिया। पुलिस भी राजा राम जी के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने वह रिकॉर्डिंग सुनी और फिर सावित्री जी से बयान लेने लगी, परंतु सावित्री जी को तो अपनी सुध बुध ही नहीं थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई बेजान शरीर हो। तब उनके घर बहुत समय से रह रहे नौकर मोहन काका ने बताया कि पिंकी बहू कभी इनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। पिंकी बहू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। साहब, यदि मालिक पिंकी बहू को कुछ काम को कह देते तो वह अपना मुंह बना लेती और तिलमिला उठती। फिर जाकर अर्पित से शिकायत करती कि तुम्हारे माँ पिताजी को क्या मैं नौकरानी लगती हूँ जो वह हर समय मुझे काम बताते रहते हैं। मैं इस घर की मालकिन हूँ। पिंकी, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। मेरी माँ इस घर की मालकिन है और जब तक माँ पिताजी अपनी जमा पूंजी और इस घर को हमारे नाम नहीं कर देते तब तक तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। पिंकी, इसलिए जब तक प्रॉपर्टी हमारे हाथ नहीं आ जाती तब तक तुम उनके साथ अच्छा ही बर्ताव करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और फिर पिंकी बहू भी झूठी मुस्कान लिए अपने सास ससुर की कही बातों को मानती रहती। तब अर्पित ने मुझे अपनी बातें सुनते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर तुमने माँ पिताजी या किसी को कुछ भी बताया तो वह तुम्हारा जो बेटा मेरी कंपनी में काम करता है, मैं उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे बेटे को किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हें भी अपने घर से निकलवा दूंगा। फिर तो तुम दोनों भीख मांगते रहना। घर का नौकर मोहन यह बात कहते कहते रुक गया। तब एक पुलिस अधिकारी ने मोहन को एक गिलास पानी पिलाया और फिर से मोहन ने आगे की बात बोलना शुरू किया कि एक दिन राजा राम जी अचानक से बहुत बीमार हो गए तो उनके मुंह से खून आने लगा। उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज का खर्चा 5 लाख तक बताया। तब मालकिन ने अर्पित से कहा, बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पिताजी की जमा पूंजी तो उनके अपने बचत खाते में जमा है। इससे उनके अलावा उन पैसों को कोई नहीं निकाल सकता। वो पैसे कैसे निकलेंगे यह भी पता नहीं है और तेरे पिताजी भी यह बताने की हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए बेटा, इन पैसों का तू इंतजाम कर दे। तभी अर्पित ने अपनी परेशानी माँ को बताते हुए कहा कि माँ, मैं इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर दूँ? और माँ, मैंने अपनी कंपनी बनवाने के लिए इतने सारे पैसों का लोन ले भी रखा था। तब सावित्री जी बोली कि बेटा, किसी रिश्तेदार या दोस्त से ले लो। तेरे पिताजी के होश में आते ही मैं कर्ज उतरवा दूंगी। शायद पिताजी को मुझ पर भरोसा ही ना था। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि कई बार कि पिताजी, आप मुझे अपनी जमा पूंजी और प्रॉपर्टी का हिसाब किताब दे दीजिए, परंतु हर समय यह कहकर टाल देते थे कि सब कुछ तुम्हारा ही है। अब देख लो नतीजा, पड़ गए ना बीमार। हाँ बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है ना, जाने कब इस दुनिया से चले जाएं। बेटा, तू अपने पिताजी को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगी। सावित्री जी ने कहा। हाँ माँ, मैं देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। तो थोड़ी देर बाद अर्पित आता है और कहता है कि माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने वह पैसे अस्पताल में भी जमा करा दिए, परंतु माँ, पैसे 1 महीने के अंदर ही अंदर मुझे वापस लौटाने होंगे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी के होश में आते ही हम सारा कर्जा उतार देंगे। पिंकी अर्पित का हाथ खींचते हुए कमरे में ले जाकर कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
तुम इस बुढ़े को बचाने में लगे हुए हो। यह बुढ़ा मर गया तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इस पर हमारा अधिकार होगा, और आप हैं जो पैसे खर्च करने में लगे हैं। इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? कहीं ये हमारे पैसे तो नहीं? हाँ पिंकी, यह हमारे ही पैसे हैं। कुछ पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे कदम तो उठाने ही होते हैं। माँ पैसे पिता जी के होश में आते ही वापस लौटा देंगी। अब माँ पिताजी की उम्र भी हो गई है, वह कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए माँ पिताजी का बैंक खाता भी मेरे नाम करवा ही देंगी, उन्होंने मुझे कहा है। और फिर जल्दी ही मैं अपनी कंपनी का मालिक भी बन जाऊंगा। और जब राजा राम जी हॉस्पिटल से अपने घर आए तब सावित्री जी ने सबसे पहले 2 लाख का चेक अर्पित को दिया कि जिससे तुमने यह पैसे लिए थे उनको वापस कर दो बेटा। उसके बाद राजा राम जी से कहा, देखो जी, अब हमारी उम्र हो गई है ना, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए आप अपनी ज़मीन जायदाद खाता नंबर अर्पित के नाम कर दीजिए। अर्पित हमारी संतान भी है, सब इसका ही तो है। हम चाहें इसे आज दें या कल दें, अर्पित ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर अर्पित ना होता तो आज आप शायद हमारे साथ ना होते जी। उसने इतने पैसों का इंतजाम जो किया था, हमारा बेटा है, हमारा असली धन है। राजा राम जी ने सोचा कि सावित्री जी ठीक ही तो कह रही हैं, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद अर्पित के नाम कर दी। अगले दिन जब दोपहर में सावित्री जी ने अपनी बहू से कहा कि पिंकी बहू, अपने पिताजी के लिए खिचड़ी बना देना, तो पिंकी बोली, मम्मी जी जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी एक कॉपी पेन लेकर आती हूँ, फिर आप मुझे बता देना कि आपको और पिताजी को क्या क्या खाना है। पिंकी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं समझी नहीं बहू, ये तुम क्या कह रही हो? आप लोगों की नज़र में तो मैं एक नौकरानी हूँ जो हर समय आप जो कहें वह बात मैं मानती रहूँ। समझ नहीं आता कि आपको पिताजी बीमार हैं, आप बीमार नहीं हो, खुद बना लीजिए खिचड़ी, क्या मुझे हर समय परेशान करती रहती हो? मुझे और भी तो काम होते हैं, अगर आगे से ऐसा किया तो आपकी खैर नहीं। यह कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। अपनी बहू का ऐसा रूप देखकर सावित्री जी तो हैरान रह गईं। जब सावित्री जी अपने कमरे में गईं तो राजा राम जी सावित्री जी से बोले, देख लिया सावित्री जी, तुम्हारी गलती की सजा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी धन संपत्ति को अपने पास ही रखें तो बेटा बहू भी अपने रहेंगे। अब देख लो, खैर अब क्या कर सकते हैं, हमें रहना तो इन दोनों के साथ ही है। तब सावित्री जी मुस्कुराती हुई अपने मन में चल रहे दुख को छिपाते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए जी, बेचारी थक गई होगी, घर में बहुत काम होते हैं, मैं आपके लिए खिचड़ी भी बनाकर लाई हूँ, देखना बहू पिंकी अभी आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए और अब से मैं ही आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी घर में 3-3 सब्जियां बनेंगी तो बहू पर जोर तो पड़ेगा ही ना। राजा राम जी अपने मन ही मन में कहते हैं कि हाँ, बहू से तुम दोबारा जलील नहीं होना चाहती हो, इसलिए अब से तुम रोज़ मेरे लिए बुढ़ापे में खाना बनाओगी। अगले दिन जब सावित्री जी रसोई में गईं तो उन्होंने देखा कि रसोई का ताला लगा हुआ है। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई तो पिंकी कमरे से बाहर आई और बोली, क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ रखा है? सावित्री जी ने कहा, बहू आज से पहले रसोई में यह ताला नहीं लगा था, तो यह क्या है, तुमने रसोई में ताला लगाया है? पिंकी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हाँ, हमारे घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जो दिन भर खाना खाना करते रहते हैं। एक दिन में 4-5 बार उनका खाना होता है, इसलिए मैंने रसोई में ताला लगा दिया है। पिंकी तुम यह क्या कह रही हो?
तुम हमें जानवर कह रही हो? अपने होश में तो हो ना तुम? अब आप इतने भी भोले नहीं हो जो अब मेरी बातों को ना समझ पाओ, समझी? परेशान हो चुकी हूँ मैं आप दोनों की इस भूख से, और आपसे पूरा दिन खाना पीना लगा रहता है जैसे यह कोई 5 स्टार होटल हो। आप दोनों का तो बस यही रहता है। आज से मैं तय करूंगी कि आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। पिंकी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमें जानवर कहो और हमसे हमारे ही घर में हमारे अपने खाने का हिसाब लोगी। आने दो आज अर्पित को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो। क्या मम्मी जी, उन्हें तो पहले से ही सब पता है। क्या आप ऐसा ही करोगी? इसलिए तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा दी और अब आप दोनों हम पर आश्रित हैं। आप हमारे टुकड़ों पर पलोगे, इसलिए अब इस घर में आपको मुफ्त की रोटी तोड़ने को नहीं मिलेगी। बेचारी पिता जी तो बीमार हैं, शायद कुछ ही दिन बचे हैं उनके पास। बहू अपनी हद में रहो। सावित्री जी अपनी बहू को चाटा मारने ही वाली होती हैं। पिंकी ने उनका हाथ पकड़कर मोड़कर बोली, चुपचाप इस घर में रहो वरना यहाँ से चलते बनो दोनों। और अब इस घर का खाना आप बनाओगी और घर का जितना काम मोहन करता है उतना भी काम करोगी। उसके साथ साथ मोहन, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि अगर तुमने इनकी जरा सी भी मदद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। तुमको जितना काम बताया जाए तुम उतना ही काम किया करो, समझे तुम? और अगर मम्मी जी आपने काम करने में भी थोड़ी भी आनाकानी की तो आप दोनों को घर से बाहर निकालने में मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। समझ गई? सावित्री जी बिना खाना लिए अपने कमरे में आ गई तो राजा राम जी बोले, सावित्री जी, इसलिए मैं अर्पित के नाम अपनी जायदाद नहीं कर रहा था। वो इतना नीचे गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में काम, नहीं तो मालिक मालकिन हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। राजा राम जी ने कांपते स्वर में कहा, बहू झूठ बोल रही हैं जी, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। जरूर बहू ने यह किया होगा। आने दो आज अर्पित को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को जब अर्पित घर पर आया तो उसकी माँ ने उसे खाना परोसा। खाना खाने के बाद सावित्री जी बोली, बेटा बता बहू को कि हम तेरे माता पिता हैं, ना कि इस घर के नौकर। तब अर्पित भड़कते हुए बोला, बस कीजिए माँ, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आप दोनों की इन बातों को। आज के ज़माने में सबसे बड़ा रुपया पैसा ही होता है। आपको क्या लगता है कि मैं और पिंकी आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करते रहेंगे? तब सावित्री जी एकदम से चुप हो गईं, जैसे कि उनकी जुबान ही ना हो। अर्पित वहाँ से चला गया। सावित्री जी अपने कमरे में जाकर खूब रोईं तो राजा राम जी ने उन्हें दिलासा दिया कि देखना सावित्री, कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा। अब रहना तो बेटे बहू के साथ में है। अब जिंदगी के यह आखिरी पल भी ऐसे ही बिता लेंगे, इसलिए तुम चुप ही रहा करो। अगले दिन से बहू ने अपने सास ससुर का 3 समय का खाना 2 वक्त का कर दिया। अब राजा राम जी पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। एक दिन सावित्री जी अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। सावित्री जी घर का सारा काम निपटाकर आराम करने के लिए लेटी ही थी। लेटते ही उनकी आंख कब लगी उन्हें पता ही ना चला। राजा राम जी धीरे धीरे कमरे से बाहर गए और अपनी बहू पिंकी से बोले कि बेटा आज मुझे खाना मत देना और अपनी माँ को मेरे हिस्से का खाना भी दे देना, उसको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। पिंकी भड़कते हुए बोली, हाँ अब उनको कमज़ोरी महसूस हो रही है और फिर कुछ दिनों में आपको कमज़ोरी महसूस होगी। पिंकी की बात सुनकर चुपचाप राजा राम जी अपने कमरे में चले गए।
अब सावित्री जी सोकर उठती हैं और कहती हैं, मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। तो राजा राम जी कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, तुम भी जाकर खाना खा लो। वैसे आज खाने में क्या बनाया है जी? तो राजा राम जी बोले कि तुम इतने सवाल क्यों करती हो? सावित्री जाकर खाना खा लो, मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अब राजा राम जी लेट जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। सावित्री जी जब बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहू ने आज उन्हें एक कटोरी सूखी सब्जी के साथ एक कटोरी दाल और 4 रोटियां भी दी थी। तब सावित्री अपनी खुशी को न संभाल पाई और बहू से पूछ बैठी कि बहू, आज मेरी थाली में इतना खाना क्यों? भूख नहीं लगी क्या? आपको जो मिला है उसे चुपचाप खा लीजिए, खाना खाकर बर्तन सारे धोकर जाना, पिंकी ने धमकाते हुए कहा। सावित्री जी खाना खाकर सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में आ जाती हैं तो वह राजा राम जी को यह बात बताना चाहती हैं कि आज बहू ने मुझे बहुत सारा खाना दिया, परंतु राजा राम जी सो जाते हैं। सावित्री जी सोचती हैं कि सुबह को बता दूंगी, सोचकर वह सो जाती हैं। सुबह उठते ही वह देखती हैं कि राजा राम जी अपने बिस्तर पर हैं ही नहीं। तब वह देखती हैं कि राजा राम जी जमीन पर पड़े हैं और उनके मुंह से काफ़ी खून बह रहा है। तब अपने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर राजा राम जी को अस्पताल में भर्ती कराती हैं। अर्पित राजा राम जी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर वहां से निकल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके पति का ब्लड ग्रुप किसी के मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपको खून का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तब सावित्री जी दर दर की ठोकरें खाती हुई अपने बेटे के ऑफिस पहुंच जाती हैं। रोती बिलखती हैं, घंटों अपने बेटे के इंतजार में बैठी रहती हैं। तब ऑफिस के बाहर खड़ा चपरासी, जो कि मोहन काका का बेटा था, उसे मालूम नहीं था कि यह उसके बॉस अर्पित की माँ है, उनके पिताजी की मालकिन हैं। उस बूढ़ी माँ को रोता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो उनके पास जाकर पूछता है कि माँ जी, क्या बात है, आपको किसी से मिलना है क्या? सावित्री जी कपकपाती आवाज़ में चपरासी से कहती हैं, इस कंपनी का मालिक मेरा बेटा अर्पित है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चपरासी उनकी दशा देखकर थोड़ा चिंतित भी होता है कि बॉस की माँ है क्या, परंतु वो उन्हें इंतजार करने को कहता है और अर्पित को ऑफिस के सामने ही बिठा देता है और कहता है, जब मीटिंग पूरी हो जाए तो आप साहब से मिल लेना। सावित्री जी ने उसे आंखों ही आंखों में आशीर्वाद दिया और फिर अपने बेटे को ऑफिस से बाहर निकलते ही देखकर वह दौड़कर उनके पास आई और उसे गले लगाकर खूब रोने लगी कि बेटा, तेरे पिता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें खून की ज़रूरत है, तुम कृपा करके उन्हें खून दे दो। अर्पित खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। तब एकदम से अर्पित ने अपनी माँ को पीछे धक्का देते हुए गिरा देता है और कहता है, कौन है भिखारी? अर्पित चपरासी को आवाज़ देता है और कहता है कि तुमने इस औरत की दशा भी नहीं देखी, तुम्हें क्या लगा कि मेरी माँ हो सकती है? तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है, ये कोई पागल बुढ़िया है, इसलिए यहाँ से कुछ पैसे देकर रफा दफा करो। बेटा, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब चपरासी कहता है कि साहब, यह आपके इंतजार में बहुत देर से रोए जा रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गई हो? यह मेरा ऑफिस है, यहाँ मैंने भिखारी को खैरात बांटने के लिए तुम्हें दरवाजे पर नहीं रखा हुआ है, निकाल फेंको इस बुढ़िया को यहाँ से। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सावित्री जी अपने बेटे को एकटक देखने लगती हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगी
वो बोली, बेटा तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इतना कहते ही अर्पित अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उन्हें कोने में ले जाकर कहता है, क्यों मेरी इज्जत का बैंड बजा रही हो? अपने घर पर तो आप लोग मुझे चैन सुकून से रहने नहीं देते हो, और यहाँ भी मैं उस बुढ़े को अपने खून का एक कतरा भी नहीं देने वाला। इसकी वजह से पिछली बार भी मेरे इतने पैसे लग गए थे। फिर कुछ पैसे सावित्री जी के मुंह पर मारकर अपने ऑफिस में बैठ गया। सावित्री जी वहीं रोती बिलखती रहीं। तब चपरासी ने पूछा, माँ जी क्या बात है, यह आपके बेटे हैं ना? सच में? सावित्री जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सावित्री जी ने अपने बेटे द्वारा किए गए सारे कुकर्म बताए। सारी बातें सुनकर चपरासी की तो जैसे रूह कांप गई। वह तुरंत ही सावित्री जी को अपने साथ लेकर बॉस के ऑफिस में गया और एक तमाचा खींचकर अर्पित के गाल पर जड़ दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? ऑफिस में बैठे सभी लोग अर्पित को देखते रहे थे। अर्पित अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औकात नहीं है मुझ पर हाथ उठाने की। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। अरे तो रहना कौन चाहता है तुम जैसे पापियों और राक्षसों आदमियों के ऑफिस में? मैं खुद ही निकल जाता हूँ यहाँ से। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, कहकर चपरासी सावित्री जी के साथ अस्पताल में चला जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर ने चपरासी का खून चेक किया। खून जांच करने के बाद पता चला कि चपरासी का खून राजा राम जी के खून से मैच हो गया है। चपरासी ने राजा राम जी को खून दे दिया। वो चपरासी सावित्री जी के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सावित्री जी आंखों में आंसू लिए बस रोती ही जा रही थी और सोच रही थी कि एक मेरा बेटा है जो अपना खून होते हुए भी अपना ना हो सका, परंतु एक अनजान होते हुए भी ऐसे इंसान ने मेरे पति की जान बचाई। वह जाकर चपरासी के पैरों में गिर गई। चपरासी बोला, माँ जी आप यह क्या कर रही हैं? मैं आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, आप क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही हो? आप उठिए, रो मत, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पता नहीं आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए कुछ लेकर खाने को आता हूँ, कहकर चपरासी वहाँ से चला गया। वह कुछ खाने को लाता है तो सावित्री जी उससे पूछती हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके बेटे हो? चपरासी बताता है कि मेरा नाम मनोज है, मेरे पिताजी का नाम मोहन है और वह आपके घर में नौकरी करते हैं। अच्छा तो बेटा तुम मोहन के बेटे हो? हाँ माँ जी मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। जैसे ही सावित्री जी पहला निवाला अपने मुंह में ही डालती हैं कि तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि खून का बंदोबस्त देर से होने के कारण सावित्री जी हमने बहुत कोशिश की, परंतु हम आपके पति राजा राम जी को बचा नहीं पाए। इतना सुनते ही वह बेसुध हो गईं और कहती रहीं कि अच्छा हुआ जी आप मुझसे पहले ही चले गए, वरना अगर मैं पहले चली जाती तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को कभी शांति न मिलती। तभी उनकी बेटी श्वेता का फ़ोन आ गया। श्वेता बोली कि माँ आप कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं? उस रात मैंने उनसे बात की थी तो वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे कि बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। बेटा तेरे पिताजी को अब शांति मिल गई है। और फिर वह रोती रोती जमीन पर बेहोश हो गईं। राजा राम जी की मौत की खबर सुनते ही बहू पिंकी भी अस्पताल में पहुंच गई। सारे क्रियाक्रम करने के बाद मेरा बेटा मनोज भी वापस आ गया। सारी बातों का बयान देकर मोहन काका जोर जोर से रोने लगे। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। सारी बातें सुनकर श्वेता अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन दोनों
को, पापियों को, यहाँ से इन्होंने मेरे पिता जी को जान से मार दिया और मेरी माँ को भी यह मारने वाले थे कि खिचड़ी इस बात की सबूत है। इसे खिलाकर यह लोग मेरी माँ को भी जान से मारने वाले थे। सावित्री जी ने अपने नौकर के बेटे मनोज, जिससे अपना खून देकर राजा राम जी की जान बचाने की कोशिश की थी, उसको अपनी आधी जायदाद दे दी और आधी बची जायदाद अपनी बेटी श्वेता को देकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश अपनी बेटी के साथ रहने के लिए चली गईं। अब श्वेता अपनी माँ को ले जाकर विदेश में अच्छे से देखभाल करती थी और उनका ख्याल रखती थी। सावित्री जी अब पहले से ज़्यादा हष्ट पुष्ट और ताकतवर हो चुकी थी। सावित्री जी को अपने पति की याद दिन पर दिन सताती रहती थी, लेकिन श्वेता उन्हें समझाती थी कि माँ पिता जी को खुशी खुशी याद कीजिए, ऐसे आप रोती रहेंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सावित्री जी अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था। अब वह अपनी बेटी के साथ हंसती बोलती, घूमने जाती और बेटी के बच्चों के साथ समय बिताया करती थी। श्वेता रह रहकर यह सोचती थी कि काश वह पहले गई होती तो शायद पिता जी भी आज उनके साथ होते। तो दोस्तों, श्वेता ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।